आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो गई थी। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से इतनी आगे थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए काफी कह सकते हैं कि बहुत गहरे लेक्चर्स हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस ज्ञान के सागर में से वो सबसे चमकदार मोती निकाल कर लाएं जो सबको हैरान कर दे। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो शहर कैसे दिखते थे, वहां के लोग वो कैसे रहते थे, और सबसे बढ़कर उनकी कहानी के कितने पन्ने हम आज भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया की परतें खोलते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सभ्यता हमेशा से हमारी जानकारी में नहीं थी। हाँ, ये तो एक खोई हुई दुनिया थी। सोचिए, इसकी पहली झलक मिलती है 1826 में। चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज था। अच्छा। उसे हड़प्पा के टीले दिखे, पर उसे लगा कि ये सिकंदर के समय का कोई पुराना किला होगा। और बात वहीं खत्म हो गई। बात आई गई हो गई। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। हाँ, ये बटन बंधुओं वाली कहानी, ये तो कमाल है ही 1850 के दशक की बात है। बटन बंधुओं को, जो इंजीनियर थे, पटरी के नीचे बिछाने के लिए गिट्टी चाहिए थी। उन्हें पास के टीलों में बढ़िया पकी हुई ईंटें दिखीं, तो उन्होंने हजारों लाखों ईंटें वहां से उखाड़ी और पटरी के नीचे बिछा दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी और व्यवस्थित सभ्यता में से एक की नींव उखाड़ रहे हैं। ये सुनकर तो सच में अफसोस होता है। मतलब एक पूरे शहर का बड़ा हिस्सा रेलवे ट्रैक के नीचे ही दब गया। बिल्कुल। तो फिर दुनिया को इसकी अहमियत का पता कब चला? असली मोड़ आया 1921 में। जी। जॉन मार्शल, जो उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, जी। उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की व्यवस्थित खुदाई शुरू की। और उसके ठीक अगले साल ही राखाल दास बनर्जे ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। और इन दो शहरों की खोज ने तो भारतीय इतिहास की किताब का पहला पन्ना ही बदल दिया होगा। पूरा पन्ना ही बदल दिया। जो इतिहास हम वैदिक काल से शुरू करते थे, वो अचानक से हजारों साल और पीछे चला गया। और इसके नाम भी तो कई हैं। हड़प्पा, सिंधु घाटी, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इतने सारे नाम क्यों? देखिए, हर नाम के पीछे एक वजह है। पुरातत्व में एक परंपरा है कि जो जगह सबसे पहले मिलती है उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। अच्छा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। हाँ, फिर शुरुआत में ज्यादातर शहर सिंधु नदी के आसपास मिले, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। ये तो समझ आता है। लेकिन फिर खोज आगे बढ़ी और पता चला कि 80% से ज्यादा बस्तियां तो एक और नदी के सूखे हुए रास्ते पर हैं। सरस्वती नदी। हाँ, जिसे सरस्वती नदी माना जाता है। तब कुछ इतिहासकारों ने इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना शुरू किया। और एक नाम और है, कांस्य युगीन सभ्यता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये वो दौर था जब इंसान ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। नहीं, लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये लोग थे कौन? ये इतनी विकसित सभ्यता आई कहाँ से? क्या ये कहीं बाहर से आई थी? मैंने सुना है कि कुछ लोग इसे मेसोपोटामिया से जोड़ते हैं। हाँ, इस पर तो इतिहासकारों में जबरदस्त बहस रही है। एक विदेशी मत है जो इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ता है। और उसका आधार क्या था? कुछ समानताएं, जैसे दोनों ही जगहों पर पक्की ईंटें थीं, लिपि थी, कांसे का इस्तेमाल होता था। तो शुरू में लगा कि भाई जरूर मेसोपोटामिया के लोग ही यहाँ आए होंगे और उन्होंने ये शहर बसाए होंगे। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो अंतर ज्यादा नजर आते हैं ना? अंतर समानताओं से कहीं ज्यादा और चौंकाने वाले हैं। पहली बात तो ये कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया से लगभग 12 गुना बड़ी थी। 12 गुना? हाँ, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक विशाल साम्राज्य था। फिर यहाँ की नगर योजना देखिए। ग्रिड सिस्टम। बिल्कुल, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। सड़कें समकोण पर काटती थीं, जो मेसोपोटामिया में बिल्कुल नहीं था। वहां तो गलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं। अच्छा, और लिपि? वो भी एकदम अलग। यहाँ की लिपि चित्रात्मक थी, मतलब पिक्टोग्राफिक, जबकि मेसोपोटामिया की कीलनुमा थी, क्यूनिफॉर्म। और सबसे बड़ा अंतर, मंदिरों का ना मिलना। हाँ, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मेसोपोटामिया में मंदिर केंद्रीय भूमिका में थे, लेकिन सिंधु घाटी में मंदिरों के कोई प्रमाण नहीं मिलते। तो फिर इनका विकास कैसे हुआ होगा? ज्यादातर इतिहासकार अब देशी क्रमिक विकास के सिद्धांत को मानते हैं। मतलब यहीं की स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से, जैसे ईरान बलूचिस्तान की या राजस्थान की सोती संस्कृति से धीरे धीरे विकसित होकर ये एक महान शहरी सभ्यता बनी। ये कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं थी कि कल्पना जैसे लगते हैं।
स्रोतों के अनुसार एकदम आज के चंडीगढ़ की तरह। सही कहा, ये उनकी इंजीनियरिंग का कमाल था। ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचा और एक निचला टीला। हाँ, एक ऊंचा पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग कहते थे, जहां शायद शासक वर्ग रहता था, और एक निचला पूर्वी टीला आम लोगों के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ दिलचस्प अपवाद हैं, है ना? जैसे धोलावीरा। अरे धोलावीरा तो इस सभ्यता का शो स्टॉपर है। गुजरात में मौजूद ये शहर बाकी शहरों से अलग था। यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 टीले थे। 3? हाँ, एक दुर्ग, एक मध्यनगर और एक निचला शहर। और वहाँ जल प्रबंधन की एक अद्भुत व्यवस्था थी। हाँ, वो जलाशयों वाली बात। बिल्कुल, 16 जलाशय मिले हैं वहाँ। सोचिए, पानी की कमी वाले इलाके में उन्होंने पानी सहेजने का कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया था। और चनहुदड़ों में तो कोई किलेबंदी ही नहीं थी। नहीं थी, और लोथल और सुरकोटाड़ा में दोनों टीलों के लिए एक ही सुरक्षा दीवार थी, तो विविधता बहुत थी। और उनकी ये जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। वो तो अविश्वसनीय थी। मतलब हर घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी। नालियां ढकी हुई थीं और सफाई के लिए उनमें मैनहोल भी बने थे। कमाल है, अपने समय में ऐसी नागरिक सुविधाएं दुनिया में कहीं और नहीं थीं। कहीं भी नहीं। ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये एक मानसिकता दिखाता है, व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। चलिए अब वहां के लोगों की बात करते हैं। उनका समाज कैसा था? एक स्रोत कहता है कि ये मातृसत्तात्मक समाज था। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प थ्योरी है। इसका आधार ये है कि खुदाई में पुरुषों की मूर्तियों के मुकाबले औरतों की मिट्टी की मूर्तियां कहीं ज्यादा मिली हैं। अच्छा। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद समाज में महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। और समाज में वर्ग थे? ये तो घरों के आकार से पता चलता है। हाँ, वर्ग थे, लेकिन जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ कलाकृतियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे वो नर्तकी की मूर्ति, बिल्कुल, कांसे की वो छोटी सी मूर्ति, या फिर वो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। हाँ। लेकिन यहीं पर स्रोत हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या ये नाम हमारे आधुनिक अनुमान नहीं है? मतलब हम कैसे जानते हैं कि वो मूर्ति किसी नर्तकी की ही है? हो सकता है वो कोई राजकुमारी हो। ये सब हमारी व्याख्या का विषय है। ये तो बहुत सही बात कही। हम इतिहास को अपने आज के चश्मे से देखते हैं। बिल्कुल। और उनकी मोहरें, सील्स, जिन पर जानवरों के चित्र बने हैं, वे तो लाजवाब है। ज्यादातर सेलखड़ी मतलब स्टीएटाइट से बनी चौकोर मोहरें। और इन पर एक सींग वाले बैल का चित्र सबसे आम है। हाँ, एक श्रृंगी वो सबसे आम है। एक प्रसिद्ध पशुपति मोहर भी मिली है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इनकी लिपि है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सोचिए, उन मोहरों में उनकी पूरी कहानी बंद है और हमारे पास उसे खोलने की चाबी ही नहीं है। उनका व्यापार कहाँ तक फैला था? उनका व्यापार बहुत दूर तक था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, ये तो हम जानते ही हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम की एक जगह से व्यापार का जिक्र है। और इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र ही था। हाँ, ज्यादातर यही मानते हैं। तो ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा थे, आज की भाषा में कहें तो। कमाल है। तो इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित और इतनी अमीर सभ्यता का आखिर हुआ क्या? ये अचानक गायब कैसे हो गई? ये इस कहानी का सबसे दुखद और रहस्यमयी हिस्सा है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान शहर उजड़ने लगे और लोग इन्हें छोड़कर जाने लगे। हाँ, पहले एक थ्योरी दी गई थी कि बाहर से आए आर्यों ने इन पर हमला किया, पर अब उसे नहीं माना जाता है ना? नहीं, क्योंकि खुदाई में किसी बड़े युद्ध या नरसंहार के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर क्या वजह हो सकती है? अब जो कारण सामने आ रहे हैं वो कहीं ज्यादा जटिल हैं। ऐसा लगता है कि किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई चीजों ने मिलकर इस सभ्यता का अंत किया। जैसे कि सबसे बड़ा कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हाँ, उस समय भी। हाँ, मॉनसून का पैटर्न बदल गया, जिससे खेती पर भयानक असर पड़ा। जो सरस्वती नदी जीवन रेखा थी, वो भूगर्भीय हलचलों के कारण सूखने लगी। जब नदी ही नहीं रही तो उसके किनारे बसे शहर कैसे बचते? बिल्कुल, सिंधु नदी में बार बार आने वाली बाढ़ भी एक कारण हो सकती है। मोहनजोदड़ो शहर तो कहते हैं 7 बार उजड़ा और बसा। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति ने ही इन्हें बनाया। हाँ, और प्रकृति ने इन्हें मिटा दिया। कुछ ऐसा ही लगता है। व्यापार में गिरावट की एक बड़ी वजह हो सकती है। तो ये एक धीमी प्रक्रिया थी। हाँ, एक धीमी प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, अर्थव्यवस्था का टूटना, इन सब ने मिलकर इन महान शहरों को
खंडोरों में बदल दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी पहेली है जिसके कुछ हिस्से हमने जोड़ लिए हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी है। बिल्कुल, एक बेहद उन्नत शहरी सभ्यता जिसकी अपनी एक मौलिक पहचान थी और जिसकी भाषा आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। और ये सभ्यता जो जल प्रबंधन और नगर नियोजन में इतनी आगे थी, आखिरकार विलुप्त हो गई। इसके खंडर आज हमें एक अहम सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या? जब हमारे अपने शहर आज वैसी ही पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या इस प्राचीन सभ्यता